Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is class 9th Economics and Disaster Management. This is the chapter number 2nd of the chapter, Understanding the Indian Economy. This is the second lecture of this chapter. Let's start today's first topic. Our today's first topic is तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस्ड टू टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पे एवोल्यूशन देखनी है हमें, किस तरह से एवोल्यूशन हुई अलग अलग सेक्टर्स की। जैसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। तो अगर हम देखें पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, लेकिन उसके बाद एक जगह पे वो सेटल एग्रीकल्चर की वजह से हुए, क्योंकि जब वो सो करते थे कहीं पर सीड्स तो उन्हें हार्वेस्ट तक रुकना पड़ता था। उस दौरान उन्होंने अलग-अलग काम अलग-अलग मतलब सीखने लगे, वो आर्टिज़न्स वगैरह बनने लगे। उसके साथ-साथ फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगी, उनके पास सरप्लस मटेरियल जमा होने लगा। और उसके बाद अगर हम देखें उनके पास जब सरप्लस आया तो उसमें ट्रेडर्स वगैरह इन्वॉल्व होने लगे। उसके बाद हमने देखा कि जब ये जो मैन्युफैक्चरिंग के नए-नए मेथड्स सामने आए, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनने लगी, नई-नई इन्वेंशंस आने लगी। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा एग्रीकल्चर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा था। इसके बाद अब मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही थी, सेकेंडरी सेक्टर भी बढ़-चढ़ के काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा था। तो इसमें इन दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि बैंक्स की ज़रूरत पड़ी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, पुलिस स्टेशंस की ज़रूरत पड़ी, अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस वगैरह की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से प्राइमरी टू टर्शियरी सेक्टर दुनिया में हुई। इसके बाद अगर हम देखें ये जो तीनों सेक्टर्स है ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हम देखें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जब यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम तरक्की करेंगे, तब जाके हमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जिन कंट्रीज़ में लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट हैं, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा नहीं आया है, तो वहाँ पे सीधे टर्शियरी सेक्टर भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो अ, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो इस तरह से है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपली हम उसको जीडीपी बोलते हैं। किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी है, तो उस हिसाब से हम वहाँ के जीडीपी को देखते हैं। तो ये ईयरली बेसिस पर होती है, एनुअली हम इसको देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्राइमरी मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। तो वहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अब एक कंट्री में एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, तो उसका हमें टोटल करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं यूजुअली हम प्राइमरी का अलग और सेकेंडरी का अलग और टर्शियरी का अलग सेक्टर मतलब ये नहीं देखते हैं कि कितना इजाफा। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वी हैव टू इंक्लूड ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिस्किट का एक पैकेट आया, तो बिस्किट के पैकेट की कीमत 5 रुपए हो गई। तो उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं जैसे कि उसमें आटा भी इस्तेमाल हुआ है, दूध भी इस्तेमाल हुआ है, अ, शुगर भी इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, तो ये बिस्किट बनाने वाली कंपनी जो है उन्होंने उसको मैन्युफैक्चर किया है, बिस्किट बनाया है, पैकेट वगैरह उसमें लगाया है। उसके बाद वो फिर कंज्यूमर के पास आती है। तो हम उसको या उसमें अगर हम देखें जैसे कि वो आटा वगैरह पहले किसान से इंडस्ट्री तक गया, या दूध मिल्कमैन से उस इंडस्ट्री तक गया। उसके बाद हमने देखा कि अब ये बिस्किट इंडस्ट्री से सीधे दुकानों के पास आ रहा है। तो ये सारे खर्चे वगैरह उसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी अपना एक इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, जिसको हम मतलब इनडायरेक्ट इनकम टैक्स वगैरह बोलते हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो जब हम 5 रुपए या 10 रुपए में वो बिस्किट खरीदते हैं, उसमें सारी चीज़ें सारे सेक्टर्स की हम कह सकते हैं जो रेट है वो इंक्लूड की गई होती है, तो उसको हम बोलते हैं फिनिशिंग गुड। तो फिनिशिंग गुड्स को ही यहाँ पे काउंट किया जाता है, जिससे आसानी होती है। तो एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जैसे मैंने पहले कहा,
प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो अगर हम देखें इंडिया में द टास्क ऑफ मेजरिंग, तो ये जीडीपी कौन मेजर करता है, इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या हो यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, फिनिशिंग गुड्स तैयार हुए हैं या सर्विसेज तैयार हुई है, उनके फाइनल वॉल्यूम के बारे में पता कराया जाता है, उनके प्राइसेस वगैरह, उस तरह से वो जीडीपी रिपोर्ट देते हैं और इस तरह से हमें पता चलता है कि इस कंट्री में कितनी इकोनॉमी स्ट्रांग है या वीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है सेक्टोरियल शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, इससे पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की बात की थी। अब हम देखेंगे कि हमारे जीडीपी में इन अलग अलग सेक्टर्स का कितना मतलब कंट्रीब्यूशन है। अगर हम देखें जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर टोटल 100% में से 17% ही जीडीपी में इजाफा करता है यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 29% और जो टर्शियरी सेक्टर है वो 54%। इसका मतलब हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा रोल टर्शियरी सेक्टर का है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, हमारी तकरीबन 60% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब हमारी प्राइमरी सेक्टर 17% ही जीडीपी में इजाफा करती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग उसी में वाबस्ता है, इसीलिए हमारी कंट्री गरीब है। आप यहाँ पे देखिए, हमारी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं वो टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है, लेकिन वहां पे हमारे कम लोग एंगेज है। लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में, वो जीडीपी में बहुत कम इजाफा करती है, वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद इससे पहले हमने बताया कि सेक्टोरियल शेयर कितना है हर एक सेक्टर का, लेकिन यहाँ पे हम अलग थोड़ा सा पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर है, ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम देखिए एग्रीकल्चर की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, फीड, फाइबर एंड अदर गुड्स बाय द सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हम एग्रीकल्चर में प्लांट्स एंड एनिमल्स को रेज करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसके जरिए हम फूड, फीड एंड फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। तो फूड आप सबको पता है, फूड ग्रेन्स, फीड होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे फीड वगैरह बनाई जाती है ना, मतलब जो फॉडर वगैरह एग्रीकल्चर से ही आता है जो हमारे जानवर खाते हैं। उसके बाद फाइबर, जैसे कि कॉटन है, जूट है, जिनसे हम कपड़ा वगैरह बनाते हैं। तो अगर हम देखें, जहाँ पे इससे पहले हमने बात की थी कि 60% अभी भी रिलायबल है हमारे यहाँ पे, इसके साथ एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एग्रेरियन कंट्री होना एक बुरी बात नहीं है। मतलब 200-300 साल पहले सभी कंट्रीज एग्रेरियन कंट्रीज थी, वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से ही वाबस्ता थे। अगर हम रशिया की बात करें तो आपने पढ़ा है रशिया 1914 में 85% लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट से या अलाइड सेक्टर से वाबस्ता थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ पे काफी तरक्की की और वो एक इंडस्ट्रियल नेशन बन के सामने आई। अगर हम 2001 में देखें, तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 58.2% पीपल। तो एग्रीकल्चर में तकरीबन 58.2% लोगों को 2001 सेंसस के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड इनकम एंड फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज जो गांव के इलाके होते हैं, वहां पे लोगों की इनकम और फूड सिक्योरिटी में एक अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, जिसके हम यहाँ पे बोल सकते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया वाज डॉक्टर स्वामीनाथन। तो उस दौरान यहाँ पे वीट वगैरह जो कि यहाँ पे पंजाब से शुरू हुई थी, उसके बाद हरियाणा और बाकी स्टेट्स में शुरू हुई थी, ताकि हाई यील्ड क्रॉप्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोडक्शन में इजाफा हुआ था। इन स्पैन ऑफ 3 डेकेड्स इंडिया बिकेम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। तो 3 डेकेड्स में, एक डेकेड होती है 10 साल, तो तकरीबन 30 सालों में इंडिया एक
नेट एक्सपोर्टर बना था फूड ग्रेन्स का, जो एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज को फूड ग्रेन्स। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी पहुँचते हैं। जितनी एक कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, उतना ही उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसके अलावा रिमार्केबल रिजल्ट्स वर अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ डेयरी। डेयरी को बोलते हैं, डेयरी जो दूध वगैरह या मतलब दूध से रिलेटेड जो चीज़ें बनाई जाती है, तो उसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ऑयल सीड्स जो कि मस्टर्ड से बनते हैं, तो उसके येलो फ्लावर्स होते हैं, तो उसको येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी। तो इसके अलावा अगर हम देखें, एक एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन इकोनॉमी में रोल करता है, क्योंकि अगर हम देखें जो हमारी इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजीज वगैरह है, वो भी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स या एलाइड सेक्टर्स के साथ ही। इसके अलावा अगर हम देखें, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगी थी जब यहाँ पे 2005-2006 में 4-5 में तकरीबन 14.1% शेयर जो हम कह सकते हैं इसी मतलब सेक्टर का था। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे लोगों को राशन वगैरह भी दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। गरीबी जिसमें यहाँ पे जो राशन कार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, बीपीएल वगैरह, बिलो पॉवर्टी लाइन या अंत्योदय, जिसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फूड ग्रेन्स बहुत कम सस्ते दामों में, वो उन लोगों को प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया में बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश की गई थी 11th 5 ईयर प्लान में 2007 टू 12 में, कि ये जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है वो टू 3.6% हुई थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में, फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। उसके बाद कि टारगेट उनका था कि 4% हमें उसमें इजाफा करना है या उससे भी ज़्यादा। उसके बाद growth of 2.5 and 2.4% achieved during the 9th and 10th प्लान। तो जो इससे 11th प्लान से पहले 9th और 10th प्लान हुआ था, उसमें भी 2.5 एंड 2.4% की अचीवमेंट हासिल हुई थी। एक्चुअली में जब गवर्नमेंट बनती है तो वो 5 सालों तक बनती है, उनका एक टारगेट रहता है कि हमें किस फील्ड में ज़्यादा तरक्की करानी है। तो 11th 5 ईयर प्लान में 3.6% की जो बढ़ोतरी हुई थी जीडीपी में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं उन्होंने अचीवमेंट हासिल की थी। उसके बाद 12th जो प्लान था 2012 ऑनवर्ड्स केप्ट द टारगेट फॉर ग्रोथ एट 4%। तो उसमें भी टारगेट रखा था कि और 4% का हमें इजाफा करना है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर इज विटनेसिंग a phase of diversification. Attention has been shifted to high value crops from traditional crops। तो बहुत सारी जगहों पे ये कहा जाता है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स में ज़्यादा हम कह सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है, इसलिए हमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में नए-नए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे हाई वैल्यू या हाई यील्ड क्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं किसानों को, तो वो उन्हीं का इस्तेमाल करें ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो अगर यहाँ के किसान वैसे करते हैं, तब जाके यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं अभी भी प्रिमिटिव जो तरीके थे एग्रीकल्चर के, वही अभी भी अपनाते हैं। इसके अलावा दिस एक्सपेक्टेड टू एनेबल अ डिजायर्ड ट्रांजिशन इन इंडियन agriculture from its stagnation to a growth path. They leverage the growth, global competition advantage. Indian agriculture needs intervention in the areas of policy, technology and market access. तो अगर हम देखें, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज इस वक्त इंडस्ट्रीज के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। उन्होंने नए नए इनोवेशंस वगैरह एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे भी इसी तरह की पॉलिसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए। इंडिया में जैसे मैंने पहले कहा 60% लोग इन्वॉल्व है इस सेक्टर के साथ। तो यहाँ पे इसमें और ज़्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ताकि वो इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे दे, ताकि यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सके। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा सेक्टर है यहाँ पे सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हम देखें हमारी, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी जीडीपी में कितने परसेंट का रोल है यहाँ पे इंडस्ट्रीज का। तो करंटली इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 16% टू द जीडीपी, एंड इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओनली 1.8%। तो अगर हम देखें 16% का जीडीपी में इजाफा है, कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का,
अगर हम इसके अलावा देखें टोटल वर्ल्ड में अगर 100% मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें कंट्रीब्यूट इंडिया करता है सिर्फ 1.8%। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री चाइना की तरफ देखें तो वहां पे उनके जीडीपी में 34% सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम देखें टोटल वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट 14%, 13.7% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की कंट्रीब्यूशन है, जो कि 1991 में 2.9% ही थी। तो आप खुद ही देख सकते हैं चाइना वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में 13.7% की कंट्रीब्यूशन रखता है और इंडिया 1.8। तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम चाइना और बाकी कंट्री से कितना पीछे है। India's growth has been on the back of a booming service sector which contribute to 62.5%। तो सबसे मेन चीज जो है वो यहाँ पे सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे जीडीपी में इजाफा करता है। तो यहाँ पे आपको सीधे समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पे इससे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो दो सेक्टर्स थे इनमें हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर सके। तो अगर इसके अलावा हम देखें द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्राइविंग इन इंडियाज ग्रोथ कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज्ड while the share of manufacturing in Indian GDP has stagnated at 15 to 16%. The sector seems poised for immense growth in future owing of its immense talent pool in science and technology। तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे जो ब्रेन ड्रेन होती है यहाँ के जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अक्सर वो दूसरी कंट्रीज में मूव करते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में भी इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी हम कह सकते हैं लोगों के पास टैलेंट है कि वो इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और जिससे हमारी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है इस सेक्टर के थ्रू। इसके अलावा अगर हम देखें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में ये मतलब हम कह सकते हैं एम है, उनका मकसद है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीडीपी में 25% के आसपास आने वाले डेकेड में इजाफा करे, जिसमें ज़रिए वो 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा स्टेट्स में भी इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है। अब यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट जो है वो लीज पर ज़मीन वगैरह देती है ताकि वो भी इंडस्ट्रीज वगैरह कायम कर सकते हैं, चाहे उसमें स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज है वो बनाए ताकि यहाँ की जीडीपी में वो इजाफा करे। क्योंकि अगर हम देखें इसके लिए गवर्नमेंट एक तो लीज पे ज़मीन भी देती है और दूसरा लोन भी प्रोवाइड करती है ताकि यहाँ के पढ़े लिखे लोग अगर इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह कायम करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा उन इंडस्ट्रीज में। तो इससे डबल फायदा होगा गवर्नमेंट को, एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और दूसरा हमारी जीडीपी में इजाफा भी होगा इस सेक्टर के थ्रू। इसके अलावा सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तो ये नॉन मटेरियल एक मतलब एक हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा था पिछली बार कि इसको हम सर्विस को हम महसूस कर सकते हैं, इनको हम टच वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो यही वो सेक्टर है जो हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 50% इन 2001 टू 58.2% इन 2011। तो जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, 2001 में 50% था, 2011 में 58.2%। तो जैसे मैंने आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी होता है वो हर 5 साल के बाद चेंज होता रहता है, क्योंकि 5 साल तक जो टारगेट होता है गवर्नमेंट का कि हमें किस सेक्टर में ज़्यादा तरक्की करनी है, तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम लास्ट 30 इयर्स में देखें तो आप बहुत सारी चेंजेस देख सकते हो। अ, सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में हमारे लोग काम करते हैं। क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती है। तो जैसे हमने देखा कि हमारी हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में काम करती है, लेकिन
जीडीपी में इजाफा कौन करता है? वो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर करता है। तो हमारे यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं सेक्टर में काम करना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे होता क्या है, हमारी कंट्री इतनी गरीब क्यों है? अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दें, एक फार्मर है फॉर एग्ज़ाम्पल बरकत, उसके पास 3 हेक्टेयर्स की ज़मीन है, जो अनइरिगेटेड लैंड है, जिसमें इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसकी ज़मीन पूरी तरह से डिपेंड करती है रेन पर। और जब बारिशें होंगी मानसून पर, तब जाके वो अपनी ज़मीन में जवार या बाजरा जो कि सीरियल्स है, वो उगा सकते हैं। उसके घर में 6 मेंबर्स हैं और 6 के 6 उसी प्लॉट पर साल भर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम देखिए बरकत के घर में अगर 2 भी लोग, 2 ही आदमी उस ज़मीन पे काम करेंगे, तो उस पे वो अच्छे से काम कर सकते हैं। अब वहाँ पे एंगेज कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। इसी तरह से लाखों करोड़ों फैमिलीज़ ऐसी है, जहाँ पे बरकत वाली सिचुएशन है, इसी फैमिली की सिचुएशन है। जहाँ पे 2 लोगों या 3 लोगों का काम है, लेकिन 6-7 लोग वो वही काम करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बरकत की तरह बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी है इंडिया में जो ऐसा ही करती है, जहाँ पे 3 लोगों के लिए काम है या 2 लोगों के लिए काम है, लेकिन 6-7 वहाँ पे एंगेज होते हैं उसी काम के लिए। यहाँ पे हम इस सिचुएशन को 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अ सिचुएशन इन व्हिच अ लेबर डज़ नॉट गेट द टाइप ऑफ वर्क ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग। तो एक लेबर को उस तरीक़े का काम नहीं मिल रहा है, जो जिस तरीके की वो कैपेबिलिटी रखता है, या as a labor does not get sufficient work to absorb himself for the total length of working hours। तो या वर्कर को उतने घंटों का काम नहीं मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे बरकत की फैमिली की बात की, तो वहाँ पे 2 लोगों का काम है, लेकिन कर कितने रहे? 6 कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पास दिन में बहुत सारा टाइम ऐसा ही होता है कि जब जब उनके पास कोई काम ही नहीं होता है। तो इसी तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे इंडिया में ऐसी है जिनको हम कह सकते हैं शिफ्ट करना चाहिए। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट भी इंटरवेन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, ताकि यहाँ की लोगों की आमदनी वगैरह बढ़ जाए। इससे क्या होगा? इससे हमारे जीडीपी में इज़ाफ़ा होगा। इंशाल्लाह बाकी के टॉपिक्स आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फ़ी अमान अल्लाह।